हेलो चेक। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जियोग्राफी का जो है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें ये रहेंगे कि ब्रह्मांड जो है हमारा, जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार अभी भी हो रहा है। तो इसका क्या है नहीं है, इस पे हम सारा चर्चा करेंगे। कल हमने चर्चा ये किए थे कि आखिर जियोग्राफी क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। एक और मैं फॉर्मूला बताया था, भूगोल क्या है, प्राकृतिक और मानव का बीच का एक अंतर संबंध है। और मैंने वर्णन का मतलब भी समझाया था कि क्या है। पृथ्वी को हमने 3 भागों में बांटा था। एक हो गया बाह्य आवरण, जिसमें मैंने चर्चा किया था ब्रह्मांड, वायुमंडल। 2 हो गया और आंतरिक भाग का चर्चा किया था कि आंतरिक भाग में है तो उसका जो अध्ययन, उसको जियोलॉजी हमने बताया था। और एक हो गया जो सतह सतह का, एक हो गया स्थल मंडल, उसमें बहुत सारे भू आकृति पाया जाता है और उसको क्या कहते हैं, भू आकृति विज्ञान। और एक हो गया अति स्थल मंडल पे एक ठीक है, पानी भी पाया जाता है, समुद्र भी है, तो उसको हम समुद्र और जल को क्या कहते हैं, इसका जो अध्ययन है उसको हमने समुद्र विज्ञान कहे थे। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, इसका अगला पार्ट आज हम चर्चा करेंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा। आज हम ये भी चर्चा करेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है, इसका विस्तार हो रहा है, आकाश गंगा क्या होता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो यार सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहले आज हम भूगोल का जो अध्ययन है, उसका जो भूगोल अध्ययन का उपागम जो होता है, हम उसको समझते हैं। भूगोल का अध्ययन का उपागम। भूगोल अध्ययन का उपागम मतलब कि भूगोल का जो अध्ययन हम लोग करते हैं तो उसका कितना उपागम है। तो इस समय हम जो भूगोल का अध्ययन मतलब पढ़ने का जो तरीका है, उसका 2 उपागम पे बात करें। एक और है, वो हम अभी एक क्लास में चर्चा करेंगे। अभी 2 उपागम जो है हम उस पर चर्चा करें, जो भूगोल का उपागम है। पहला हो गया क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम, पहला हो गया क्रमबद्ध उपागम, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर 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 वॉन वॉन हम्बोल्ट हम्बोल्ट ये जर्मनी का था। ये क्रमबद्ध उपागम जो है, अलेक्जेंडर जो है उन्होंने दिया था, जो जर्मनी का था। इसका मतलब क्या होता है, देखिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये विश्व मतलब दुनिया के स्तर पे हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या हो या जैसे कि तापमान हो, जलवायु हो, जैसे हर एक चीज उसको हम क्या करते हैं, दुनिया अर्थात विश्व के स्तर पे हम उसका मतलब अध्ययन करें। जैसे मान के चलिए, मैंने विश्व के स्तर पे जैसे जलवायु जलवायु ये मान लीजिए तापमान, सिंपल है। तापमान, जब हम तापमान का अध्ययन करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस तापमान को हम विश्व के स्तर पे, विश्व के स्तर पर इसका अध्ययन करेंगे। मतलब
जो विश्व है, दुनिया है, हम उसके स्तर पे मतलब इसका हम मतलब अध्ययन करेंगे, किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर नहीं, किसी एक देश के आधार पर नहीं। जैसे अगर हमने तापमान का हमें मतलब तापमान का मतलब अनुमान लगाना है तो हम विश्व के स्तर पे करेंगे। जैसे जनसंख्या का पता करना हो तो हम विश्व के स्तर पे करेंगे। जलवायु का पता करना है तो हम विश्व के स्तर पे पता करेंगे, किसी विशेष क्षेत्र के आधार पर हम नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं क्रमबद्ध उपागम भूगोल का। ठीक है, तो ये किसने दिया था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है जर्मनी का है, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। और एक हो गया प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक उपागम कार्ल रिटर, कार्ल रिटर, ये भी क्या थे? जर्मनी के थे। कार्ल रिटर ये भी जर्मनी का था और इन्होंने प्रादेशिक उपागम जो होता है उसके बारे में इन्होंने थ्योरी दिया। तो प्रादेशिक जो उपागम होता है इसका मतलब क्या होता है? हम इसमें क्या करते हैं, इसका अध्ययन भूगोल में इस प्रकार से करते हैं कि किसी एक क्षेत्र या देश, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र या एक देश जैसे भारत हो या कोई भी देश हो, तो हम उस देश का जलवायु का, तापमान का, कितना तापमान है, जनसंख्या कितना है, हम उसका अध्ययन करेंगे। हम किसी एक क्षेत्र के आधार पे प्रादेशिक उपागम जो है इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो अब समझ गए ना इनका? ये हो गया पूरे विश्व के आधार पे और ये हो गया किसी क्षेत्र या किसी देश के आधार पे एक हम इसका अध्ययन करेंगे। तो भूगोल अध्ययन का दो उपागम मैंने बताई। एक और है जो दोनों, उसमें क्या है, दोनों मिश्रित है, हम आगे चर्चा करेंगे। जिसमें दोनों मिश्रित है मतलब उसको एकीकृत भी कहते हैं, एकीकृत मतलब उपागम भी कहते हैं। तो इस एकीकृत उपागम भी कहते हैं। तो समझिए उसमें क्या होता है, हम वो बता ही देते हैं कि जैसे इसमें दोनों मिक्स होता है। और होता क्या है, जैसे हमने क्या किया, किसी विश्व के आधार पे हम इसका, जैसे जनसंख्या हुआ, हम विश्व के आधार पे उसका पता लगाया। ठीक है कि ये है, ये मतलब पूरा कंक्लूजन किया, बस एक जगह अध्ययन करके उसको रख लिया जाए। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस डेटा जो है इकट्ठा करें, फिर उसका हम किसी क्षेत्र के आधार पे करेंगे। तो अलग हम आगे इस पर भी हम नहीं चर्चा करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम ये तो समझ गए कि दो पागम है, हम उसके बारे में हम चर्चा किए। अब हम आगे चर्चा करते हैं। भूगोल का शाखाएं क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पे, भूगोल का शाखा, भूगोल का शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। थोड़ा हैंडराइटिंग में अगर दिक्कत हो तो प्लीज कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि इसमें लिखने का उतना आदत नहीं है, मैं पहले ही बताया था। भूगोल का शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पे। पहला जैसे हो गया भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भूगोल
जीव भूगोल। जैसे इसमें आ गया भू आकृति विज्ञान। इसमें हम क्या करेंगे, भू आकृति विज्ञान, जो मैंने कल बताया था कि जो भी भू आकृतियां है, मतलब स्थल मंडल पे कल चर्चा किया था, वो इसमें भू आकृति विज्ञान जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसी में आता है, भौतिक भूगोल में ही आता है। ठीक है, उसके बाद हो गया जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान याद है, कल पढ़ा था, एक डेफिनेशन बताया था, उसी में हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों तरफ मैंने बताया था बहुत सारे गैस है, जो भी मौसमी घटना होता है उसी में जलवायु विज्ञान हम उसी में पढ़ेंगे कि कौन सा गैस है, कौन कौन सा घटना होता है, कैसे मौसमी घटना होता है, ये सारा किसमें आएगा, जलवायु विज्ञान में आएगा। ठीक है, और ये भौतिक भूगोल का पार्ट है। एक हो गया जल विज्ञान। जल विज्ञान वो भी पता है, स्थलमंडल पे जो मैं बताया था कि उपस्थित है, उसके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। जल विज्ञान हुआ। एक मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, मृदा विज्ञान जो सॉइल है, हम उसके बारे में, उसका जो अध्ययन होता है उसको उस पर हम चर्चा करेंगे। अब आ जाते हैं मानव भूगोल, सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल। इसमें पढ़ेंगे सांस्कृतिक सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल मानव भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है, जनसंख्या व अधिवास। जनसंख्या व अधिवास, ये इसी में आएगा, मानव भूगोल में आएगा। जनसंख्या व अधिवास, सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल। ठीक है, आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी जो हुआ, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल भी क्या है कि इसी का पार्ट है। आर्थिक भूगोल हो गया, वो इसी का पार्ट है। थोड़ा अब मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने भूगोल का जो शाखा है, क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, पहले हम बताया था कि भौतिक भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल और जीव भूगोल। ठीक है, और इसमें क्या क्या पढ़ना, भू आकृति विज्ञान बताया था, जो स्थल मंडल पर जो भी पठार हो गया, जो भी चीजें, भू आकृति विज्ञान उसको हम पढ़ेंगे, कल बताया था। और जलवायु विज्ञान, वो भी जो जल होता है उसको हम पढ़ेंगे। एक हो गया मृदा विज्ञान, हम उसको यही पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान वो बताया था, क्या कहता है, ये जो पृथ्वी के चारों तरफ है हम उसको पढ़ेंगे। और मानव भूगोल में सांस्कृतिक सामाजिक भूगोल, जनसंख्या व अधिवास, जनसंख्या के बारे में, और आर्थिक, जो आर्थिक भूगोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जीव भूगोल में वनस्पति भूगोल। वनस्पति भूगोल, इसी में वनस्पति भूगोल पढ़ेंगे। पारिस्थितिक भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल, ये और भी कुछ होता है, एक अलग से होता है, वो अगले डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम इस तीन पे चर्चा करेंगे। एक भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और जीव भूगोल। और जीव भूगोल में वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल और पर्यावरण भूगोल। एक शब्द इसमें बार बार चर्चा चल रहा था जियोग्राफी में, इसका नाम है जियोडेसी। जियोडेसी शब्द, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे।
जियोडेसी। जियोडेसी का मतलब क्या होता है? जब जब हम पृथ्वी को, मतलब जो हमारा अर्थ है, जब हम पृथ्वी को आकृति, पृथ्वी को आकृति, आकार और गुरुत्वाकर्षण, आकार, गुरुत्वाकर्षण, जब अर्थ को, आकृति हो गया जो उसका आकृति है, आकार की जो उनका आकार है, उसका जो ग्रेविटी है मतलब गुरुत्वाकर्षण जो भी है बल, अगर हम ये तीनों का अध्ययन करें, अगर हम इन तीनों का अध्ययन करें, ध्यान से सोचिएगा। जियोडेसी क्या है? जियोग्राफी का एक शब्द है जो अभी बहुत चर्चा में रहता है। वो क्या है? पृथ्वी का जो हमारा अर्थ है, अगर उस हमारे अर्थ का आकृति, आकार और गुरुत्वाकर्षण बल, अगर तीनों का अध्ययन करें तो उसको हम क्या कहते हैं? जियोडेसी। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब हमारा मतलब ये तो हो गया भूगोल का शाखा जो है वो तो हो गया। अब हम चर्चा करते हैं सौर मंडल में पृथ्वी। क्या चर्चा करते हैं? सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल, थोड़ा हैंडराइटिंग में गड़बड़ा जाता है, कॉपरेट कीजिएगा। सौर मंडल, सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, अब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम इसमें सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, फिर पढ़ेंगे आकाश गंगा, आकाश गंगा, यहाँ लिख देते हैं आकाश गंगा, फिर पढ़ेंगे तारा, जो तारा है, जैसे हमारा सूर्य एक क्या है? तारा है। तारा मंडल, सूर्य, तारा मंडल, फिर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य हो गया, सौर मंडल, ग्रह एवं उपग्रह, सूर्य, सौर मंडल, सौर मंडल, ग्रह एवं उपग्रह, इसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह, पृथ्वी, पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये हो गया। ये सारा चीज इस पे हम चर्चा करें। हाँ, एक और है उल्का पिंड, उल्का, उल्का पिंड। हम क्या करेंगे? सौरमंडल में पृथ्वी, पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, आकाश गंगा क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तारा हो गया, तारा मंडल हो गया, सूर्य हो गया, सौर मंडल हो गया, ग्रह एवं उपग्रह, पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, इन सब पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम पहले सामान्य परिचय, सामान्य परिचय पे अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सामान्य परिचय। तो सबसे पहला बात हम यही चर्चा करते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है? देखो सीधा सी बात, जितना भी चीज है, जितना भी हो, सूर्य हो, तारा हो, आकाश गंगा हो, सब क्या है? ब्रह्मांड। कहानी खत्म।
सारा के सारा क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है। तो अब हम एक डेफिनेशन के हिसाब से इसको पढ़ते हैं। एक जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, ग्रह से लेकर के हम ब्रह्मांड तक एक डेफिनेशन के सिस्टोमेटिक तरीके से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे हमारा पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। हमारा पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। इसी प्रकार बहुत सारे ग्रह क्या कर रहा है, उस सूर्य का, जो सूर्य है उसके चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ सारा ग्रह चक्कर काट रहा है। और ये सभी मिलकर क्या करता है, ये सभी मिलकर जो पृथ्वी जैसा हमारा ग्रह, बहुत सारा ग्रह क्या करता है, पृथ्वी भी हमारा ग्रह है, वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है सौरमंडल। सौरमंडल समझ गया। मैं एक सिस्टोमेटिक तरीके से मतलब चल रहा हूं। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। क्या है ग्रह, हम बाद में चर्चा करेंगे, क्या ग्रह कैसे बनता है, फिर तारा कैसे बनता है, सूर्य कैसे बनता है, मतलब क्या है सारा चर्चा। लेकिन अभी एक ब्रह्मांड तक हम पहुंच रहे कि क्या है। पृथ्वी एक ग्रह है, बहुत सारे ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और उससे उस सब मिलकर क्या करता है, एक सौरमंडल का निर्माण करता है। ठीक है, सौरमंडल। और जब, ठीक है, और क्या है, सूर्य क्या, एक तारा है। ठीक है, और बहुत सारा सूर्य मतलब तारा, बहुत सारे तारों का समूह कह सकते हैं, तारों का समूह। तारों का जो समूह है, तारों का समूह मिलाकर क्या करता है, आकाश गंगा बनाता है। आकाश गंगा। लाखों कितना तारा एक आकाश गंगा में पता नहीं, लेकिन देखिए ध्यान से, बहुत सारा ग्रह मिलकर सूर्य का चक्कर, वो सौरमंडल बना रहा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। और फिर क्या करते, बहुत सारे तारे मिलाकर क्या करता है, एक आकाश गंगा का निर्माण करता है। ठीक है, बहुत सारा तारा है, उससे क्या होता है, एक आकाश गंगा का निर्माण होता है। अब फिर क्या करता है, इसके बाद ये आकाश गंगा के निर्माण के बाद एक लोकल ग्रुप बनाता है। फिर क्या करता है, लोकल ग्रुप बनाता है। फिर लोकल ग्रुप के बाद बनाता है, लोकल ग्रुप जो बन जाता है सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर। उसके बाद क्या करता है, सुपर क्लस्टर बनाता है। और सुपर क्लस्टर के बाद क्या करता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ब्रह्मांड का निर्माण होता है। देखिए कितना सिंपल से मैं बताया हूं कि बहुत सारा क्या कर रहा है, जो ग्रह है उसमें मेरा एक, हमारा पृथ्वी ठीक है, वो भी एक ग्रह है। बहुत सारा ग्रह मिल सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और उससे क्या कर रहा है, सौरमंडल का निर्माण कर रहा है। सूर्य क्या है, तारा है। ठीक है, और बहुत लाखों करोड़ों तारा मिलकर, उतना पता नहीं है, इतना सारे तारा मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करता है। फिर लोकल ग्रुप बनाता है। लोकल ग्रुप के बाद सुपर क्लस्टर इतना सब मिलके तब क्या बनाता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और जो मैं ये बता रहा, लाखों करोड़ों तारा मिलके एक आकाश गंगा बनाता है। उसी प्रकार कितना आकाश गंगा है, कितना आकाश, लाखों करोड़ आकाश गंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। मतलब अथाह है, इसका अभी तक कोई पता नहीं। ठीक है, और मैं एक चीज और बताने वाला था दोस्त, देखो जैसे हर विषय एक बहुयामी होता है, उस प्रकार एक जियोग्राफी बहुआमी है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, जब प्राचीन समय में का बात करें
प्राचीन समय में जो था उसमें ये था कि जो मतलब वैज्ञानिक जो किताब लिखते थे वो क्या करते थे कि मतलब एक ही किताब में सब लिख देते थे और एक अगले विषय है उससे कनेक्ट कर देते, जैसे भूगोल से भूगोल का कनेक्ट कर देगा इतिहास से, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी मतलब उतना मतलब टेक्नोलॉजी और ज्ञान हो गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि आप सारा सब्जेक्ट को अलग अलग लिख रहा है। उसी प्रकार हमें क्या, जैसे हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे भूगोल भूगोल को हमें समाज से जोड़ के पढ़ना होगा, ठीक है। समाज हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान के बाद हो गया क्या कहता है इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया। ये जितना सारा विषय है कहीं ना कहीं उससे जोड़ के पढ़ेंगे तो इस ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि सीधा नहीं, इससे जब लिंक करके पढ़ेगा तो एक थीम बनता है, ठीक है। तो हमने इस पे चर्चा कर लिया, ठीक है, कि कैसे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, और आगे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। और एक चीज और, मैंने पहले ही आपको क्या बोला था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का विस्तार, यह ब्रह्मांड का जो है उसका विस्तार हो रहा है। इसका मतलब है जैसे आप एक समय देखें कि ब्रह्मांड यहाँ पे, अब फिर अगले दिन देखिए तो ब्रह्मांड का विस्तार होकर यहाँ चला है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और आप कहिएगा कि इसका जानकारी किसने दिया था कि भैया ब्रह्मांड का विस्तार हुआ? एक वैज्ञानिक था एडविन हब्बल, एडविन हब्बल, एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और कैसे? क्योंकि जब जो रिसर्च हुआ ना, रिसर्च में देखा ये गया कि बहुत सारा जो आकाश गंगा वो एक साथ आ रहा है, मतलब एक साथ, सॉरी, बहुत सारे जो आकाश गंगा है एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। बहुत सारा आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रहा है, और कुछ ऐसा आकाश गंगा है जो पास भी आ रहा है। बहुत सारे दूर जा रहा है लेकिन कुछ आकाश गंगा सिर्फ पास आ रहा है। तो स्टेटमेंट यहां से बन सकता है कि बहुत, अब चलिए आगे हम उसको स्टेटमेंट बनाएंगे कि ये स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या आकाश गंगा क्या सिर्फ दूर ही जा रहा है? नहीं, कुछ पास भी आ रहा है। मतलब ये भी बन सकता है कि सारा आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये सवाल नहीं, गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ आकाश गंगा पास भी आ रहा है। हाँ, एक शब्द पे और मैं चर्चा कर रहा हूं, वो है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड क्या है? आसमान में आप जितना चीज देख रहे हैं और रात के समय जो चमक रहा है वो सारा खगोलीय पिंड है। ऊपर देख लीजिए, सारा खगोलीय पिंड है। तारा हो गया, सूर्य, उसका सूर्य, चांद, जो भी चीज ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है सारा के सारा खगोलीय पिंड। कहानी खत्म। आकाश गंगा, अब हम आकाश गंगा पे चर्चा कर लेते हैं। आकाश गंगा क्या, आकाश गंगा क्या है? तो इसमें तारों का समूह, लाखों करोड़ों तारा, कुछ पता नहीं है उतना, ठीक है। तारों का समूह, बादल गैस, बादल गैस और धूल का कण, मतलब डस्ट पार्टिकल, ये सारे चीज इसमें पाया जाता है आकाशगंगा। इन सबको मिला दीजिए तो आकाशगंगा बन गया। मैंने पहले ही आपको बोला था कि लाखों करोड़ तारा मिलकर एक आकाशगंगा बना रहा है, और लाखों करोड़
आकाशगंगा मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण कर रहा है। ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का हिस्सा है। हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो क्या है, सूर्य का हिस्सा है। ठीक है। और हमारा जो सूर्य है वो हमारा सूर्य क्या है, जो हमारा जिसमें हमारा सूर्य आता, हमारा पृथ्वी है, उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, हमारा पृथ्वी है, हमारा सूर्य है, उस आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध में ख लाकार ला, दुग्ध मेखला। अब जो हमारा जो आकाश गंगा है वो कैसा है, तो हमारा आकाश गंगा सर्पिलाकार है। हमारा आकाश गंगा सर्पिला कार है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इससे नॉर्मल फॉर्मेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ अगर लिखना रहता तो मैं 10 बोर्ड अब तक लिख दिया रहता। मैं समझा के बता रहा हूँ ताकि आप शब्द खुद से बना सके। मैं खुद अपना शब्द बना के नहीं लिख रहा हूँ, एकदम नॉर्मल स्लो चार्ट में बता रहा हूँ। और आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, और तब तो आगे बनाएंगे ना वीडियो। मोटिवेशन भी तो चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।